नमस्कार दोस्तों, आज आपण हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। बैंक ये सब्जेक्ट जो है वो अपने हर व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये जो सब्जेक्ट है बैंक का, ये हर व्यक्ति के दैनंदिन जीवन में उसके काम का सब्जेक्ट है। बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये सब्जेक्ट को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब अपन इंडिया के अलग अलग बैंक चर्चा करेंगे। भारत में पहले साहूकार महाजन जो बैंक की कामकाज करते थे, तो वो साहूकार या जो बैंक का प्राइवेट व्यवहार करते थे, वो ज़्यादा लोगों के पास से ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, आम पब्लिक का ज़्यादा शोषण करते थे। इसलिए बैंक जो है पूरे वर्ल्ड में, अपने देश में उसकी कैसी डेवलपमेंट हो गई या उसकी उत्क्रांति कैसे हो गई, इस चर्चा में मैं नहीं जाऊंगा। बैंक का जो उगम है यूरोप में हुआ, यूरोप खंड में बैंक डेवलपमेंट हो गई। जब अपन इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में मॉडर्न बैंक की जो शुरुआत है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई, तो उसके बाद ही बैंकिंग का, मॉडर्न बैंकिंग की शुरुआत हो गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब पहले भारत में आई थी तो सूरत, मद्रास, कलकत्ता आई और अपना जो बिजनेस है ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट किया। पहले उन्होंने पोर्ट बनाए, बंदर बनाए, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट चालू कर दिया। फिर इस तरह से भारत में मॉडर्न बैंकिंग की शुरुआत 1770 में पहली जो बैंक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो ये पहले एक कंपनी थी, अलेक्जेंडर ऑफ कंपनी के मदद से बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इस बैंक की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापना की गई है। बाद में कुछ साल बाद ये बैंक बंद हो गई और 1813 में, 1813 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी बंद हो गई और डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल भारत में चालू हो गया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इंडिया में राज करती थी तब 3 जोन बनाए थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, ऐसे 3 जोन उन्होंने बनाए। तो इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज कारभार इंडिया में चालू हो गया। तो आधुनिक बैंक की जो शुरुआत है, जो लीगली डिपॉजिट करने का, लोन इशू करने का और बैंक के जो कामकाज है, वो कामकाज इंडिया में 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, एक बैंक भारत में स्थापित हुई है। बाद में बैंक ऑफ बॉम्बे 1840,
बैंक ऑफ मद्रास, ये जो 3 प्रेसिडेंसी थे, तो हर क्षेत्र में, हर उनके जोन में 3 बैंक की स्थापना ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा की गई है। उसे प्रेसिडेंसी बैंक बोलते थे। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इस तरह जो चलन की निर्मित करना, बैंक का विस्तार करना, डिपॉजिट करना, बैंक के सब कार्य अपने अपने क्षेत्र में ये 3 बैंक कर रहे थे। कुछ साल बाद 1860 में एक जॉइंट स्टॉक कंपनी द्वारा, कंपनी एक्ट द्वारा नॉन प्रेसिडेंसी बैंक की शुरुआत भारत में हुई थी। वो पहला बैंक था बैंक ऑफ इलाहाबाद, 1865 में चालू हुआ था। और उसके बाद अवध कमर्शियल बैंक, जो अपने देश की पहली कमर्शियल बैंक थी, अवध कमर्शियल बैंक चालू हो गई। और कुछ साल के बाद पंजाब नेशनल बैंक शुरू हुई थी, जो प्योर इंडियन बैंक थी। उस बैंक में जो शेयर थे, जो कैपिटल का हिस्सा था, शेयर ऑफ कैपिटल था, वो प्योरली इंडियन लोगों का था, इंडियन गवर्नमेंट का था। तो वो पहली बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, जो 1894 में चालू हो गई थी। और इस तरह से इंडिया में बैंक का डेवलपमेंट या शुरुआत, उसका विस्तार होने लगा। और कुछ साल बाद 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आना चालू हो गया। कुछ बैंक बंद हो गए और इसका असर इंडिया में भी हुआ और सैकड़ों बैंक बंद हो गए। और जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, तो वो 3 प्रेसिडेंसी बैंक का 1921 जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अर्थतज्ञ हिल्टन, जो अर्थतज्ञ थे, तो उनके अध्यक्षता में एक कमिटी इंडिया में भेजी थी। तो वो हिल्टन कमिटी ने वो इंडिया के जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, तो उसकी एक बैंक करने का निर्णय लिया। वो मर्ज कर दिए और उसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, की जो पहली भारत की बड़ी बैंक थी। 1921 में ये 3 बैंक मर्ज हो गए, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे। इसी तरह से ये 3 बैंक मर्ज होके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हो गई, कि जो बैंक इंडिया की पहली गवर्नमेंट बैंक थी, सबसे बड़ी बैंक थी। इस तरह से बैंक का डेवलपमेंट होने लगा। और कुछ साल बाद जो वर्ल्ड में बहुत बड़ी रिसेशन आई थी 1929 में, यूएसए में मंदी आई, अमेरिका में मंदी आई 1929 में। और ये मंदी, इसे जो ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 30s ऐसा बोला जाता है, कि विश्व की बहुत बड़ी मंदी थी, जो करीब करीब 5 साल तक पूरे विश्व में रही। बहुत से बैंक्स, इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो गए और ये बहुत बड़ी मंदी रही। मंदी की वजह से बहुत से बैंक, ये कार्यकाल में जो मंदी थी 1929 से लेके 1934 तक, बहुत से बैंक बंद गए। फिर बाद में इंडियन बैंक एक्ट बना, उसका नाम था वो एक्ट का आरबीआई एक्ट, जो 1934 में आरबीआई एक्ट आया। और इसी की ओर से आरबीआई की जो स्थापना है 1935 में, उसकी स्थापना हो गई। आजाद भारत में जो बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है, जो सार्वजनिक क्षेत्र का काम है, जो पहली बार रिजर्व बैंक का एक्ट आया और उसी से ये नेशनलाइज सार्वजनिक क्षेत्र की ये पहली ये थी। ये आरबीआई तो शुरू में एक प्राइवेट कंपनी की तरह स्थापित हुई और जो
करेंसी का निर्माण करना है या बैंक के ऊपर नियंत्रण करना है, इसी तरह से अलग अलग ये बैंक काम चालू कर गई। बाद में 1949 में बैंकिंग एक्ट आई, जो उस टाइम आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसी तरह से इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ बाद में 1955 को, कि जिसका नाम एसबीआई रखा गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो करीब करीब 17 सब्सिडरी बैंक उसमें जोड़े गए, उसमें मर्ज हो गए। मैं आपके कुछ एग्जाम्पल के उस नाम बताऊंगा बैंक का, कि जो सब बैंक मर्ज हो गए और उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहली बार 1955 में बहुत बड़ा बैंक अपने इंडिया में स्थापित हुआ। इसमें इस बैंक में मर्ज होने वाली बैंक बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ऐसे कई तरह के बैंक है जो एसबीआई में मर्ज हो गए और विश्व में एक बड़ा बैंक का निर्माण हो गया। इसी तरह से इंडियन बैंक का जो डेवलपमेंट है इस तरह भारत में हो रहा था। बाद में 2009 में जो अलग अलग बैंक थे, तो उसमें उसके 5 बैंक जो टोटल थे उसके, वो वर्ल्ड के बाद एसबीआई में, उसका बाद में इंदिरा गांधी ने प्राइम मिनिस्टर थे जो उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो और एक बड़ा बैंक उसमें अलग अलग बैंक राष्ट्रीयकरण हो गए 1969 में। सीबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ऐसे कई तरह के बैंक थे। और कुछ दिनों के बाद 1980 में जिस बैंक का 200 करोड़ से ऊपर डिपॉजिट है या कैपिटल है, तो वैसे 6 बैंक और राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइज हो गए। इलाहाबाद बैंक, पंजाब बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक, ऐसे कुछ बैंक अपन बोल सकते हैं। और जो 1991 में गवर्नमेंट की जो पॉलिसी पूरी तरह से चेंज हो गई, एलपीजी पॉलिसी, वी कैन से एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। फिर प्राइवेट बैंक को लाइसेंस इशू करने के लिए एक भारत सरकार ने कमेटी बनाई, उस कमेटी का नाम एम नरसिंहम कमेटी बनी, जो 10 जो बैंक थे उनको बैंकिंग क्षेत्र में बिजनेस करने की जो परमिशन दे दी, लाइसेंस दे गए। जो आरबीआई के जो पहली शेड्यूल फर्स्ट था, तो फर्स्ट शेड्यूल में ये पूरे गवर्नमेंट के नेशनलाइज बैंक आए थे, लेकिन आरबीआई ने सेकंड शेड्यूल बना दी। उस सेकंड शेड्यूल में आरबीआई सेकंड शेड्यूल में शेड्यूल बैंक, प्राइवेट बैंक को बिजनेस करने का लाइसेंस इशू करने का काम, ये जो कमिटी थी एम नरसिंहम कमेटी ने 10 बैंकों का बिजनेस करने के लिए लाइसेंस इशू कर दिए। और इसी तरह से 10 बैंक अपने इंडिया में फर्स्ट टाइम जो प्राइवेट बैंक को लाइसेंस मिल गए। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यूटीआई बैंक, पहले एक्सिस बैंक थी, वो यूटीआई में मर्ज हो गई। आईडीबीआई बैंक, इंडिस बैंक, डीसीबी बैंक, टाइम्स बैंक, जो टाइम्स बैंक एचडीएफसी में बाद में मर्ज हो गई। ग्लोबल बैंक जो बाद में डीसीबी बैंक में मर्ज हो गई। बैंक ऑफ पंजाब सेंचुरी बैंक में मर्ज हो गई। बाद में सेंचुरी बैंक एचडीएफसी बैंक में मर्ज हो गई। अब अपने देश का सबसे बड़ा जो प्राइवेट बैंक है वो एचडीएफसी बैंक है, जो नरसिंहम कमेटी ने 1991 के बाद प्राइवेट सेक्टर में बैंक बिजनेस करने को लाइसेंस इशू किए। इस तरह से यहाँ तक भारत में जो बैंक का डेवलपमेंट हुआ, नेशनलाइज बैंक टू प्राइवेट बैंक तक, ऐसा ये बैंक का डेवलपमेंट अभी तक हुआ है। और ये स्ट्रक्चर इंडिया में बैंक का बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इकोनॉमी को बहुत ही